So in case of oxidation number for coordinate covalent bond, we have to check about coordinate covalent bond is the bond which is formed by unequal sharing of electron. इसका मतलब एक एटम को हम बोलते हैं डोनर एटम, दूसरा है एक्सेप्टर एटम. इन व्हाट टर्म दे आर डोनर और एक्सेप्टर? नॉर्मली क्या होता है, एटम ए ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, और दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड. एक डॉट है, एक क्रॉस है. दूसरा कंडीशन है सी और डी के बीच में बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, डी ने ऑफर किया एक एम्प्टी ऑर्बिटल और सी ने ऑफर किया ऑर्बिटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन. यहां दोनों क्रॉस है. दोनों क्रॉस का मतलब बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द बॉन्डेड एटम. So this I'll represent it as A bond B, and this one I'll represent as C coordinate covalent bond D. Right? So that's about coordinate covalent bond. अभी coordinate covalent bond और covalent bond, एक बात हमेशा याद रखो, the only difference is in their formation. जो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इनके सिर्फ फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है. मतलब equal sharing and unequal sharing. Once the covalent bond or coordinate covalent bond is formed, in the characteristic there is no difference. Bond की strength में, bond की length में, इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? तो covalent bond and coordinate covalent bond once formed, we cannot differentiate between them. Right? What I am trying to say is, एक बार और एक पॉइंट से समझ लो कि हमारे पास है NH3, नाइट्रोजन का लोन पेयर, और ये हाइड्रोजन, मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड है. इसके बाद आया H+ का मतलब 1s0, और इसने आके बनाया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. That means it is not contributing any electron, and this is contributing both the electrons. ठीक है? तो अब एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और बाकी के 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, but they are present between nitrogen and hydrogen. तो नॉर्मली इस रिप्रेजेंटेशन को देख के हमें ऐसा लगता है कि अमोनियम NH4+ के अंदर 3 बॉन्ड अलग टाइप के होंगे और एक बॉन्ड अलग टाइप का होगा, पर ऐसा नहीं है. एज आई सेड, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है. जो पहले वाले 3 बॉन्ड थे उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग किया था, और बाद वाला जो बॉन्ड है, राइट, जो एरो से रिप्रेजेंट किया है, इट इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग. लेकिन जब आप एक्सरे स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको चारों बॉन्ड एक जैसे दिखेंगे, चारों बॉन्ड की लेंथ एक जैसी होगी, चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी होगी. ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखना कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस नहीं होता. द कैरेक्टरिस्टिक इज लाइक द नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड ओनली. ठीक है? अब ध्यान से सुनो. व्हेन इट कम्स टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक एटम होता है डोनर, एक होता है एक्सेप्टर. डोनर का मतलब इट इज कंट्रीब्यूटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्ड, और एक्सेप्टर का मतलब इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनी इलेक्ट्रॉन फॉर द बॉन्ड. अब हम इसमें 2 कंडीशंस बनाते हैं. इसमें हम 2 कंडीशंस बनाते हैं. नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन, electronegativity of D is less than A. Electronegativity of D is less than A. और दूसरा कंडीशन बनाते हैं electronegativity of D is greater than A. मतलब हम 2 कंडीशंस ऐसी बना रहे हैं कि जो डोनर और एक्सेप्टर है, जो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है
वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंडीशन 1। एंड कंडीशन 2, जो डोनर है, जो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ध्यान से सुनना, पे अटेंशन हियर, इंपॉर्टेंट थिंग। डोनर नॉर्मली कौन होना चाहिए? What should be a donor? A less electronegative atom or a more electronegative atom? Who should be a donor? Less electronegative should be a donor. इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो आइडियल है, डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? वो एक आइडियल कंडीशन है। लेकिन दूसरी कंडीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, डोनर इज लेस इलेक्ट्रो, डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन का डोनर। अगेंस्ट द नेचर काम हो गया, अगेंस्ट द नेचर काम हो गया, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ वैलिड कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब उस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन में काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके आपको बता दूं, जैसे ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, और जो थर्ड बॉन्ड बनता है इनके बीच में वो बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? या जो कंडीशन अभी हमने देखी थी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 H+। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का डोनर है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो कार्बन है जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का एक्सेप्टर है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूंगा, आई नीड नॉट टू कंसिडर दिस बॉन्ड। मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहां पे ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम है। तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन लेट्स राइट HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो। अब ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को हम दो तरह से ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझ लो एक बार। वी कैन ड्रॉ इट लाइक HON डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O प्लस माइनस। अगर इस तरह से ड्रॉ किया है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड शो किया है, तो हम इसमें प्लस माइनस लगाते हैं, और ये प्लस माइनस कहां से आया, ठीक है? तो रिमेंबर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर मैंने प्लस माइनस लिखा है, ये एक्चुअली उसका फॉर्मल चार्ज है, ठीक है? सो केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट के बेसिस पे हमने ये जो प्लस और माइनस लिखा है, ये एक्चुअली उसका फॉर्मल चार्ज है। Instead of writing this, sometimes we draw the structure like this. Right? We do not draw the plus and minus sign, we draw the coordinate covalent bond. So that is how it can be shown.
वेल हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे फोकस करेंगे। तो यहां पे ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, डोनर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सेप्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब ये एक वैलिड कंडीशन है फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां पे हम सिंपल रूल लगाएंगे, डोनर इज +2 एंड एक्सेप्टर इज -2। इसका मतलब बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन को मिलेगा +2 और ऑक्सीजन को मिलेगा -2। ठीक है, तो हम एक लाइन में क्या बोल सकते हैं, इन वन सिंगल लाइन वी कैन से, ध्यान से सुन लो, बाद में डिक्टेट करवाता हूं। कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने क्या बोला था, कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने कहा था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट्स +1 पर बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट्स -1 पर बॉन्ड। वहां 1 की जगह पे 2 कर दो। ठीक है, वहां 1 की जगह क्या करना है, 2 कर देना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट -2 एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट +2, लेकिन यहां पे कंडीशन अप्लाई होगी, राइट। कंडीशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड शुड बी फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डोनर से एक्सेप्टर जो बॉन्ड जा रहा है वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेचर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो अगर जैसा नेचर है वैसा ही काम हो रहा है तो हम उसको वैलिड करते हैं, और वैलिडेट करते हैं तो उसका फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड करते हैं। लेकिन अगर अगेंस्ट द नेचर काम हो रहा है, अगेंस्ट द नेचर का मतलब क्या, डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम कह रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो डोनर है, जैसा इस अमोनिया के केस में लिखा हमने, अमोनियम आयन के केस में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन एरो का डायरेक्शन क्या है, नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हमें कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है, राइट ऑन द स्टेटमेंट। if coordinate covalent bond if coordinate covalent bond is present from less electronegative to more electronegative atom, from less electronegative to more electronegative atom, then donor gets +2 per bond and acceptor gets -2 per bond और मतलब per coordinate covalent bond. Donor gets +2 and acceptor gets -2 per coordinate covalent bond. अब जहां आपने ये स्टेटमेंट लिखा वहां पे एक एस्टेरिक मार्क करो इस तरह से, और उसके नीचे एस्टेरिक के नीचे लिखो कंडीशन अप्लाई। हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो कब ऐसा नहीं होगा, कंडीशन अप्लाई, फर्स्ट डोनर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्सेप्टर, डोनर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्सेप्टर, एंड सॉरी और
Coordinate covalent bond between atoms of same element. Coordinate covalent bond between atoms of same element. Then coordinate covalent bond will contribute zero oxidation number. Coordinate covalent bond will contribute zero oxidation number. So basically we have done all the required conditions. जितनी भी oxidation number calculation की conditions required है, we have stressed a lot on oxidation number because this is the soul of the chapter. अब इसलिए मैंने बीच में आपको 2-3 दिन का टाइम भी दिया और एक प्रैक्टिस शीट भी दिया so that you can have the maximum possible practice. Now we are going for the application mode. ठीक है, अब हमारा बेस तैयार है, अब उसके ऊपर हम सेकंड लेयर रख रहे हैं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है. ठीक है, सो व्हेन वी आर सेइंग रेडॉक्स, नाम से पता चल रहा है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, रेड एंड ऑक्स. ठीक है, हियर द रेड रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन and sorry, the ox represents oxidation. And collectively it becomes the redox reaction. So what are redox reaction? कोई मुझे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बता सकता है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. Proton donors, H plus donor is acid, H plus acceptor is base. जिसने H plus डोनेट किया वो क्या हो गया? एसिड हो गया. जिसने H plus एक्सेप्ट किया वो क्या बन गया? बेस बन गया. ठीक है, तो एसिड बेस मतलब एक H plus का डोनर है और एक H plus का एक्सेप्टर है. जो H plus का डोनर है वो एसिड और जो H plus का एक्सेप्टर है वो क्या हो गया? बेस. ठीक है, तो ऐसा ही कंसेप्ट, मतलब अगर मुझे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में, तो हाउ मेनी पीपल डिफाइन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? Acid reacts with base to form salt and water is called neutralization reaction. One of the very early definitions you study in your science. What is neutralization? Acid reacts with base to form salt and water is called neutralization. Contrary to that, how I define the neutralization reaction is it is a proton transfer reaction. Proton transfer reaction. क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है. एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा. बेस क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा. मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है कहां से कहां तक? एसिड से बेस तक. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस. वैसे ही रेडॉक्स रिएक्शंस आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस. एकदम सिंपल डेफिनेशन. व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन? दे आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस. ठीक है, राइट डाउन द स्टेटमेंट क्विकली. रेडॉक्स आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. Redox are electron transfer reaction where donation of electron is oxidation. Donation of electron is oxidation and addition of electron is reduction. And addition of electron is reduction.
So let's suppose I write zinc plus copper plus 2 gives copper plus zinc plus 2. Suppose I write in this form. So यहां पे क्या हुआ, जिंक से जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक प्लस 2 में। अगर जिंक को जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और अगर कॉपर प्लस 2 को कॉपर में कन्वर्ट होना है तो इट हैज टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को फ्री रहने का मौका नहीं मिला। जिंक ने डोनेट किए तो इमीडिएटली कॉपर ने एक्सेप्ट कर ली, कॉपर प्लस 2 ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। जिंक एटम ने डोनेट किए तो कॉपर प्लस 2 आयन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और अल्टीमेटली क्या हुआ, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर प्लस 2 पे चले गए, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, राइट। So what is redox reaction? In a simplest way, it is an electron transfer reaction where donation of electron is called oxidation and addition of electron is called reduction, right? ये हमने एक बेस बनाया, अब इसको और ज्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है। Now, so oxidation, first concept we are writing, oxidation का मतलब, we are not writing the other conventional definitions, वो हम बाद में ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे, काम की डेफिनेशंस नहीं है। जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है, डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन is called oxidation, addition of hydrogen is called reduction, वो सब कन्वेंशनल डेफिनेशन पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों की डेफिनेशन से बाद में पढ़ेंगे। हमारे लिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमारे अकॉर्डिंग रिडक्शन का मतलब क्या है, हमारे अकॉर्डिंग रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो हम कहेंगे उसका रिडक्शन हुआ है, और कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम है, डिफाइन तो बहुत अच्छे से कर दिया आपने ना। इफ आई राइट अ रिएक्शन, लेट्स से Br minus plus BrO3 minus gives Br2 plus H2O. If I write this reaction and I ask you, पहले तो बताओ ये रेडॉक्स है या नहीं है, और फिर ये बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है, तो इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर अस टू डिसाइड, क्योंकि हमें डायरेक्टली दिख नहीं रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं। और अभी तो मैंने छोटा कंपाउंड लिखा है, छोटा रिएक्शन लिखा है। Sometimes the reaction is quite big and complex, and we cannot decide who's donating electron, who's accepting electron. तो हमारे लिए क्या होगी, एक चैलेंज हो गया। अब यही डिफरेंस होता है डिफाइन करने में और फाइंड करने में। डिफाइन करना तो बहुत आसान है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, खत्म हो गया डिफाइन। अब फाइंड कैसे करोगे, इतनी सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन जब फाइंड करने का टाइम आया तो हमें प्रॉब्लम आने लगी। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। हमने क्या किया, सीधा सा लॉजिक लगाया, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो अगर कोई सब्सटेंस नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है,
तो उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। अगर कोई न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर कोई ऑलरेडी पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मैग्नीशियम +2 बन जाएगा, लेस पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Na+ बन जाएगा, मतलब न्यूट्रल से पॉजिटिव। और Cl- से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बन जाएगा क्लोरीन एटम, मतलब नेगेटिव से 0। तो इन शॉर्ट, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, लेस नेगेटिव विल बिकम 0 और पॉजिटिव, the 0 will become positive, the positive will become more positive. In short, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, राइट? अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, मतलब चार्ज -1 है, और उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, मतलब उसका चार्ज -1 है, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो उस पे चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गया तो 0 और एक और गया तो +1। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पहले चार्ज था -1, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो चार्ज आया +2, तो -1 + 2 = +1। इन शॉर्ट, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, नेगेटिव से जाएगा 0 या पॉजिटिव की तरफ, 0 से जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और ऑलरेडी पॉजिटिव है तो जाएगा मोर पॉजिटिव। ठीक है, तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीख लेते हैं तो हमें एक साथ 2 चीजें पता चल जाती है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो इलेक्ट्रॉन का डोनर है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। सेकंड हिडन इंफॉर्मेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कह दिया चलो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, पर कितने डोनेट हुए और कितने एक्सेप्ट हुए वो भी ऑक्सीडेशन नंबर से पता चल जाएगा। इफ देयर इज ए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, I would say there is a donation of 2 electrons. If there is a decrease in oxidation number by 5, I would say there is an addition of 5 electrons. तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम फाइंड कर लेते हैं ना, तो 2 काम एक साथ हो जाते हैं। ये भी पता चल जाता है कि डोनर कौन है, ये भी पता चल जाता है कि एक्सेप्टर कौन है, और साथ में ये भी पता चल जाता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग डोनेटेड एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एक्सेप्टेड, राइट? Who and how, both the things. Who's donor, who's accepted, you will come to know that, and how many donated, how many accepted, that also you will come to know, right? So ये ऑक्सीडेशन नंबर का फायदा होता है कि हमें दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, इसमें जितने भी एटम्स हैं इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो फटाफट। क्विकली फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन दिस इक्वेशन। So here we have ब्रोमीन पे चार्ज है -1, तो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1। हियर BrO3- हमने बहुत बार कैलकुलेट किया प्रैक्टिस में, फटाफट बता रहा हूं, x + 2 × -2 = 0 = -1, तो x = +5। प्लीज ये जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आगे से, सुन लो ध्यान से। ये जो रिक्वायर है बार बार इस तरह से कैलकुलेट करके मैं नहीं बता सकता हूं आपको। यू शुड बी क्विक, right? Apart from the 4 lectures of oxidation number calculations, we have done over 2-hour session of only practice. More than 80 questions you have practiced for the calculation of oxidation number. So by now you should be really good in finding the oxidation number.
अगर आपको ये फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका बाकी का चैप्टर किसी काम नहीं आएगा. यू आर गॉन. एंड नॉट दिस चैप्टर, इन मेनी अदर चैप्टर्स ऑल्सो. दैट इज द रीजन आई हैव इन्वेस्टेड 4 lectures. राइट. नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर के सभी रूल्स को आप देख लो, कितने से रूल्स है. अगर मैं सिर्फ रूल्स डिस्कस करता हूं आपसे तो हार्डली इट इज अ मैटर ऑफ 1.5 hour. 90 मिनट से ज्यादा नहीं लगते टू टेल ऑल द रूल्स. राइट. बट वी हैव इन्वेस्टेड मोर देन 6 hours. More than 6 hours just to find the oxidation number. तो अगर अभी भी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट. It's your problem, it's your mental problem, it's your mismanagement problem as a science student. Well, तो फटाफट से हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया. ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर आया +5. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर किया -2. एलिमेंट है, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0. Hydrogen with any non-metal is always +1 and oxygen we consider it to be -2. यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? -1 से 0 हो गया. -1 से 0 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज हुआ. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. राइट. और Br+ से BrO3 प्लस से यहां पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ +5 से 0. तो यहां पे +5 से 0 हुआ, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो गया रिडक्शन. ऐसा हो सकता है क्या? एक ही सब्सटेंस ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, Br- is getting oxidized into Br2, BrO3- is getting reduced into Br2. हाँ, क्यों नहीं हो सकता? राइट. अगर मुझे 25 डिग्री टेम्परेचर अचीव करना है तो कैन आई अचीव इट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर? मुझे 25 डिग्री टेम्परेचर अचीव करना है तो हाउ कैन आई अचीव इट? डिपेंड्स. अगर टेम्परेचर 25 से कम है तो आई विल रीच इट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. और अगर टेम्परेचर 25 से ज्यादा है, 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो आई विल अचीव 25 बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. तो ऐसा पॉसिबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम. इसका मतलब ये हुआ कि BrO3- Br2 तक पहुंचता है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. और Br- भी Br2 तक पहुंचता है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑक्सीडेशन से भी ब्रोमीन बन गया, रिडक्शन से भी ब्रोमीन बन गया. दैट्स नॉट आवर लुकआउट. हमें तो ये देखना है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ क्या. यस, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ. तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ उसको कहेंगे रिडक्शन. ठीक है, समझ में आया? अब एक बार और आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो इन अनदर एग्जांपल. MnO4- plus Cl- gives Cl2 plus Mn+2. Quickly write the oxidation number. Very quickly write the oxidation number and identify पहले तो ये आइडेंटिफाई करो इज इट रेडॉक्स और नॉट बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर. और उसी के साथ इमीडिएटली फाइंड करो दैट हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड हु इज गेटिंग रिड्यूस्ड.
सो वी कैन राइट मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर जब कैलकुलेट करेंगे MnO4 माइनस में इट इज +7, क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पे एलिमेंट है ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे मैग्नीज पे चार्ज है +2 तो ऑक्सीडेशन नंबर +2, राइट। तो नाउ +7 से +2 एंड -1 से 0, -1 से 0 मतलब इंक्रीज, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और +7 से +2 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का हो गया मतलब रिडक्शन। सो हियर आई वुड से परमैग्नेट आयन, MnO4 minus ion, permanganate ion is undergoing reduction and chloride ion Cl minus is undergoing oxidation. Understood? तो आइडेंटिफाई करना आ गया, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें नया कंसेप्ट कुछ भी ऐड नहीं किया हमने। फॉर लास्ट 4 क्लासेस वी आर प्रैक्टिसिंग ऑक्सीडेशन नंबर, आज भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किए और आप देखा चेंज। द चेंज इज अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है इसका मतलब रिडक्शन। क्लियर? So that's the idea of oxidation number and redox reaction. Further, oxidizing agent and reducing agent. देखो, oxidizing agent and reducing agent. So again we write a reaction. Let's say same reaction जो अभी प्रैक्टिस किया वही लिख लेते हैं वापस। MnO4 minus plus Cl minus gives Mn plus 2 plus Cl2. So here +7 से +2, -1 से 0, ये चेंज हमें दिख रहे हैं। और यहां पे इनका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू रिडक्शन, और Cl -1 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से सुनना, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, व्यू डेवलपमेंट। अपना एक व्यू डेवलप करो। क्लोराइड आयन Cl माइनस का यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। Cl माइनस का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। जो Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वो किसने एक्सेप्ट किए होंगे? प्रोबेबली जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है उसने एक्सेप्ट किए होंगे। ठीक है, तो जब Cl माइनस खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो बिकॉज ऑफ दैट जब Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो किसी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, राइट। Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे रोड पे छोड़ के नहीं जा सकता कि मैंने तो डोनेट कर दिया, किसी को चाहिए तो ठीक है और नहीं चाहिए तो छोड़ दो, मैंने तो फेंक दिया उसको। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर Cl माइनस ने डोनेट किया है तो किसी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीडाइज हो गया तो कोई और सब्सटेंस उसको एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहां पे Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और आई कैन कॉल इट एज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है तो कहीं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी हुए होंगे। कहां एक्सेप्ट हुए हैं? जहां रिडक्शन हुआ है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो
ध्यान से सुनो, कैन आई से MnO4 minus got reduced? दिख रहा है ना? MnO4 minus got reduced. Why? Because Cl minus got oxidized. अगर Cl minus इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करता तो MnO4 minus इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता, राइट? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि Cl माइनस खुद ऑक्सीडाइज हुआ, खुद ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो दूसरे को एक्सेप्ट करने पड़े। इसका मतलब Cl माइनस खुद ऑक्सीडाइज होगा तो किसी ना किसी को तो रिड्यूस करेगा, राइट? फॉरगेट MnO4 माइनस को किया या किसको किया, कोई और भी सब्सटेंस होता तो ये उसको रिड्यूस कर देगा। लेकिन एक बात कंफर्म है, जब भी कोई सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है वो किसी ना किसी को तो रिड्यूस करता है, ठीक है? और वाइस वर्सा, जब भी कोई सब्सटेंस रिड्यूस होता है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो कहीं से तो इलेक्ट्रॉन लाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो नहीं, तो कहीं से तो ला रहा है। इसका मतलब अगर कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो किसी ना किसी को तो ऑक्सीडाइज होना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जब कोई सब्सटेंस रिड्यूस होता है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना होता है, खुद रिड्यूस होता है तो दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज। एंड यू आर डिफाइंड बाय व्हाट यू डू टू अदर्स, यू आर नॉट डिफाइंड बाय व्हाट यू डू टू योरसेल्फ। जब सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। तो itself is getting reduced but other substance is getting oxidized because of this. So I'll say the substance which undergoes reduction is called oxidizing agent. The substance which itself undergoing reduction, जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी वजह से किसी को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, और किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे इसका मतलब क्लियर हो गया कि उस सब्सटेंस की वजह से दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। जब कोई सब्सटेंस रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं। तो रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? द सब्सटेंस विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? रिवर्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहा है, दूसरे से डोनेट करवा रहा है तो खुद क्या करेगा? एक्सेप्ट, ठीक है? राइट डाउन द स्टेटमेंट, राइट डाउन द स्टेटमेंट। substance undergoing oxidation, substance undergoing oxidation is a reducing agent. Substance undergoing oxidation is a reducing agent. Second, substance undergoing reduction is an oxidizing agent. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा यहां पे? ऑप्शन ए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? MnO4 माइनस, ऑप्शन बी Mn+2। और यहां रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? ऑप्शन ए Cl माइनस, ऑप्शन बी Cl2। मार्क योर आंसर्स। डेफिनेशन आपके पास है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया, और क्वेश्चन आपके पास है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस फर्स्ट? पहले ऑक्सीडेशन होता है या पहले रिडक्शन होता है? व्हाट हैपेंस फर्स्ट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन?
Anyone please raise your hand and answer. Janish Vasawa saying maybe simultaneously. Okay. Anybody else? Yes, Aisha. Oxidation. Oxidation. Okay. Devanshi is also saying it is Anshul is Hina oxidation. Anshul saying together. Sahil Kumawat, it depends upon the reaction. Okay, that is the जो भी आंसर में आपको सबसे सिक्योर आंसर लगे ना कभी भी, वो गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, राइट? मतलब डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, इंफॉर्मेशन नॉट सफिशिएंट, इस तरह के जितने भी ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में मिलेंगे 99% केसेस में वो ऑप्शंस गलत होंगे, ठीक है? वेल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इस बात का एक हिंट दिया था। मैंने आपसे कहा था कि Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा नहीं सकता। मैंने कहा था वो ऐसे रोड पे छोड़ दिया कि भाई ठीक है, इसको जिसको रखना है रखो, मैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज टू हैंड ओवर टू समवन। इट्स नॉट इट लेफ्ट, somebody came and picked, right? So it's like ये एक ऑब्जेक्ट है, my right hand donated that object, got oxidized. My left hand accepted this, it has got reduced. But in between, did I left it in the air? ऐसा छोड़ दिया? नहीं, ठीक है? It is handover, right? When this hand is donating, I will leave this only when it is accepting it. So it's a simultaneous process. Oxidation and reduction or the electron transfer is a simultaneous process. There are no steps involved in it. पहले डोनेट करने वाला डोनेट करके चला जाएगा, फिर एक्सेप्ट करने वाला आके ले जाएगा, तो इसमें तो बहुत सारी कहानी आ जाती है बीच में। फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि डोनेट करने वाला डोनेट करके चला गया, एक्सेप्ट करने वाला आया ही नहीं, राइट? हो सकता है ना ऐसा। जब आप हैंडओवर नहीं कर रहे हो, अगर मैं आपको आपका नोटबुक आपके हाथ में देता हूं और आपसे कहता हूं दिस इज योर नोटबुक, तो द मोमेंट यू आर एक्सेप्टिंग आई एम गिविंग इट, तब तो सर्टेनिटी है कि मैं दे रहा हूं और आप ले रहे हो, तो आप बाद में मना नहीं कर सकते कि सर आपने नहीं दिया था नोटबुक मुझे। लेकिन इफ आई जस्ट लीव योर नोटबुक इन द क्लास एंड देन आई से कि आपका नोटबुक क्लास में रखा है, ले लेना। 2 दिन बाद आप बोलते हो सर नोटबुक गुम हो गया, आई एम नॉट श्योर आपने पिक किया था या नहीं किया था, राइट? मे बी यू लेफ्ट देयर, यू फॉरगॉट टू कलेक्ट इट, राइट? तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बाय चॉइस नहीं होते, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। इसलिए alone oxidation and alone reduction is never possible. कहीं ऑक्सीडेशन हुआ है तो कहीं तो रिडक्शन हुआ ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। और ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ये दिख जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन रिडक्शन कुछ आपने छोटी मोटी मिस्टेक की होगी, रिडक्शन नहीं दिख रहा होगा। आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में थोड़ा भी मिस्टेक किया होगा एंड यू विल फाइंड कि अरे मुझे तो रिडक्शन तो दिख ही नहीं रहा है। तो मेनी पीपल से सर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, राइट? आपको नहीं दिख रहा है, हो तो दोनों रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन ना हो, एंड वाइस वर्सा। रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, ठीक है? सो राइट ऑन द स्टेटमेंट, oxidation and reduction are complementary to each other. Oxidation and reduction are complementary to each other. And they always take place simultaneously. And they always take place simultaneously. So, alone oxidation
or alone reduction Vivek, your video is on. So alone oxidation or alone reduction is not possible. So alone oxidation or alone reduction is not possible. Right? So that's all for today. Rest we'll discuss in tomorrow's session. Tomorrow's session will be very, very important because we will start the types of redox reaction, and then in coming session we will start the balancing of the redox reactions. Right? Have a nice day. Thank you very much.